आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नए कृषि कानूनों को बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और अब दिल्ली के साथ साथ देश भर में अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन को तेज करते हुए किसानों के आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। सड़कों पर किसान हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी भी नहीं निकला। इसी बीच बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर खट्टर सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के टोहाना के थाने पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा, इस तरह की बात किसानों ने की है। बीकेयू ने गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग की है। इस बीच विधायक देवेंद्र बबली की टिप्पणी से लगातार नाराजगी किसानों में देखने को मिल रही है। विरोध करने पर किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई और उसी गिरफ्तारी के विरोध में किसान नेता वहां पहुंचे, जिनमें राकेश टिकैत भी शामिल हैं, योगेंद्र यादव भी हैं, चंडूली भी है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि या तो उन गिरफ्तार किसानों की रिहाई हो और अगर गिरफ्तारी करनी है तो फिर सभी की गिरफ्तारी हो, जेल तैयार की जाए, बसेस को लाया जाए। और आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है। एक तो कोविड काल है, कोरोना का खतरा है, उसी बीच लोगों का इकट्ठा होना कोरोना संक्रमण के खतरे को भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ बढ़ा रहा है सरकार की पेशानी पर बल भी। सरकार की फिक्र इसलिए बढ़ गई है क्योंकि किसान दो टूक साफ कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर आंदोलन वापस होगा नहीं। इसी बीच ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। उधर टोहाना में किसानों ने खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अंबाला और दूसरे शहरों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। साथ ही लुधियाना और गाजियाबाद में भी किसान नेता लगातार प्रदर्शन पर। किसान नेता लगातार कह रहे हैं आंदोलन आगे बढ़ेगा और किसान आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो भी गया है। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि किसान आंदोलन अभी लंबा खिंचने वाला है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है, पंजाब में प्रदर्शन हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें हैं। महिला किसान भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं। कोरोना संक्रमण के बीच भी इस खतरे को न समझते हुए किसानों का जमावड़ा लग रहा है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर। और अब खबर ये कि आंदोलन और इसे धार देने की कोशिश है। इस बीच हरियाणा में विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने एक नया सुर अब छेड़ दिया है। कहा है कि जानबूझकर हरियाणा में आंदोलन शिफ्ट करने की तैयारी है, क्योंकि जब से हरियाणा के टोहाना में ये विवाद बढ़ा है, राकेश टिकैत तभी से वहां पर हैं। कह रहे हैं या तो गिरफ्तार किसानों की रिहाई हो या फिर हम भी गिरफ्तारी देंगे। एक तरफ खट्टर सरकार है, दूसरी तरफ किसान नेता हैं। राकेश टिकैत आरोप ये लगा रहे हैं कि सीएम खट्टर साजिश के तहत आंदोलन को दिल्ली से शिफ्ट करना चाहते हैं। वहीं सीएम खट्टर का कहना है कि समस्या का हल आंदोलन नहीं बल्कि बातचीत से ही समाधान हो सकता है। लेकिन सवाल फिर भी वही बरकरार है। अगर सीएम खट्टर मानते हैं कि बातचीत से समाधान होगा, अगर अभी कुछ ही दिन पहले राकेश टिकैत ने कहा था आंदोलन हम खत्म करना चाहते हैं लेकिन सरकार हमसे बात तो करे, प्रधानमंत्री ने कहा था एक फोन कॉल में दूर हूं, अब ऐसे में टिकैत कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे तो ये विवाद सुलझे, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। लेकिन बातचीत किसानों से नहीं हो रही। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार, विवाद बढ़ रहा है, टकराव भी लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं सरकार उनके आंदोलन को दिल्ली से हरियाणा शिफ्ट करना चाहती है। वजह क्या कुछ बता रहे हैं, आप खुद सुनिए। वहाँ से आंदोलन को हटा के वो हरियाणा में जींद के आसपास जाना चाहती है। हम मोर्चा जींद में, दिल्ली का आंदोलन जींद में नहीं बनाना चाहते, नाम बनने देंगे। जो भारत सरकार की चाल है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जो खट्टर ने पूरी जिम्मेदारी ले ली कि मैं दिल्ली से हटवा के किसान आंदोलन यहाँ पर जमवा दूंगा, तो वो नहीं होगा। हम दिल्ली को किसी सूरत में नहीं छोड़ देंगे। आंदोलन यहाँ पे चलाना पड़ेगा, आंदोलन चलाएंगे। हमारे टोलू पर आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन पूरा आंदोलन हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं होंगे। इस बीच विवादित बयान देने वाले विधायक देवेंद्र बबली ने इस पूरे विवाद के लिए उल्टा किसानों को जिम्मेदार बता दिया। एक मैसेज ये छोड़ने का काम किया कि एक तरफ की घटना सोशल मीडिया में दौड़ाई कि जनप्रतिनिधि देवेंद्र सिंह बबली ने किसानों को गालियां दी। जब मैं खुद किसान हूं और मैंने सदा, जब से मैं अगर कोई बात हुई है तो मैंने किसानों की आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम किया। तो वहाँ कुछ लोग अभी थाने घेराव बैठे हैं। मेरी एसपी साहब और डी साहब से बातें हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है। इसको भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी
हम जल्द निपटवाने का काम करेंगे। वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ विधायक देवेंद्र बबली ही हैं। देवेंद्र बबली वो 90 विधायकों में से एक जनप्रतिनिधि हैं। बाईकाट की मुहिम चल रही थी, जबरदस्ती उन्होंने कार्यक्रम करने की कोशिश की, हमारे किसानों ने विरोध किया, उन्होंने मां बहन बेटियों की गालियां दी। क्या देवेंद्र बबली जी के घर में मां बहन बेटियां नहीं है? क्या एक जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा यूज करनी चाहिए? उसको अपनी सत्ता के इशारे पर वो लाठीचार्ज करवाए, हमारे किसान भाइयों पे मुकदमा दर्ज करे। उसी को लेकर के यहाँ बहुत जिलों के हमारे किसान इकट्ठा हुए और जब वहां घेराव के लिए जा रहे थे तो उस समय करीब 27 लोगों को हमारे समेत गिरफ्तार किया गया। किसान नेता बयानबाजी में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया और क्यों हरियाणा के टोहाना में ये विवाद इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, बता देते हैं कि क्यों हरियाणा के टोहाना में ये आंदोलन शिफ्ट करने का आरोप किसान नेताओं के जरिए लगाया जा रहा है। दरअसल टोहाना में किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली का घेराव किया था और इसी घेराव के दौरान बवाल बढ़ गया। नए कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं, तब भी इस कानून के प्रति जो विरोध है, जो गुस्सा है, वो दिखाया जा रहा था, प्रतियों को जलाया जा रहा था। किसानों के घेराव से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली अचानक भड़क गए। भीड़ में शामिल एक युवक को विधायक ने धमका दिया और आरोप यह है कि गाली भी दी। विरोध में कुछ किसानों ने भी विधायक के साथ बदसलूकी की थी। विधायक पर किसानों को गालियां देने का आरोप है। डीएसपी और पुलिस वालों ने मुश्किल से विधायक को वहां से निकाला और फिर ये टकराव शांत कराने की कोशिश हुई। हालांकि जैसे ही विवाद बढ़ा, मामला बढ़ता हुआ नजर आया, विधायक के जरिए माफी भी मांग ली गई, खेद जताया गया, लेकिन किसान तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। टोहाना में किसान संग्राम कैसे लगातार बढ़ रहा है। रात भर थाने के बाहर राकेश टिकैत बैठे रहे, चंदूनी बैठे रहे। प्रशासन के साथ किसानों की कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, समाधान नहीं निकल रहा है। थाने के बाहर ही ये सभी प्रदर्शनकारी किसान वहीं पर सोए, वहीं पर रात बिताई। किसानों की सीधी सी मांग है कि विधायक के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, जैसे हमारे खिलाफ होता है। टोहाना में देश के कई हिस्सों से अब किसान धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं और जब ये जमावड़ा किसानों का वहां इकट्ठा हो रहा है, तभी इस बीच किसान नेता कह रहे हैं मंशा पर शक है, कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं हो रहा कि दिल्ली से हरियाणा इस आंदोलन को शिफ्ट किया जाए। अब क्या है किसानों की मांग, ये भी जान लीजिए। विधायक देवेंद्र बबली हैं, जेजेपी से निष्कासित किया जाए, ये किसान कह रहे हैं। विवादित बयान देने वाले विधायक की गिरफ्तारी की मांग भी किसान कर रहे हैं। टोहाना विवाद में गिरफ्तार किसानों की रिहाई हो और अगर रिहाई नहीं होती तो फिर सभी की गिरफ्तारी हो। किसान नेता सभी मुकदमे वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। विधायक की माफी को किसानों ने नामंजूर कर दिया। जो माफी देवेंद्र बबली की तरफ से मांगी गई थी, विधायक की तरफ से, उसे किसान कह रहे हैं माफी मांगने भर से काम नहीं चलेगा। एफआईआर भी दर्ज हो, गिरफ्तारी भी हो। अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर विधायक को क्यों बख्श रहे हैं? जो गलती हमारी वही विधायक की है। हमें भी गाली गलौज दी गई है और हमारे साथ भी बदसलूकी हुई है। कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं। देश भर में कृषि कानूनों का विरोध अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। बीजेपी नेताओं का विरोध करना किसानों ने पहले से तय कर रखा था और रणनीति में उनके शामिल है कि बीजेपी सांसदों, विधायकों का घेराव हो, उनके घर दफ्तर का घेराव हो। उसी दौरान विधायक का भी घेराव हुआ। तमाम किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी समर्थक दलों के नेताओं का भी विरोध चल रहा है। ऐसे में किसानों की तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लगातार बरकरार है और इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, ये बार बार अलग अलग किसान नेताओं के जरिए कहा गया है। इस पर बात हम करेंगे। किसान नेता अब आंदोलन के साथ साथ कैसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और बीजेपी पर। कह रहे हैं आंदोलन को दिल्ली से शिफ्ट कराने की कोशिश है, ये साजिश है। बात करेंगे। रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। साथ ही बीकेयू की तरफ से किसानों का पक्ष रखेंगे विजय तालान, जो कि बीकेयू के नेता हैं। निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि विशेषज्ञ के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। रमन जी, किसानों का भरोसा दिन ब दिन क्यों आपसे हटता जा रहा है, खोता जा रहा है? जिस बीजेपी पर किसान बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, और अब क्यों लग रहा है कि दिल्ली से आंदोलन शिफ्ट हरियाणा किया जा रहा है? आपका जवाब देने से पहले कि ये जो पूरा आंदोलन है
ये राजनीतिक मंशाओं से रचा हुआ है। इसमें कुछ नेता हैं, उनके समर्थक भी हैं, लेकिन अगर आप ये बोलें कि ये किसान आंदोलन है तो वो गलत होगा। किसान खेत पे है, किसान अपनी डीबीटी के माध्यम से अपनी जो चीजें हैं उनको पा रहा है। साथ साथ किसान को सरकार जैसे भी उसको मदद चाहिए वो दे रही है। जहां तक आपका दोनों सवाल हैं कि सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से आप ये बोलते हैं कि राजनीतिक विषय के लिए कि अभी राजनीति करने के लिए आपने ये आंदोलन खड़ा करा, आप ये बोलते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है इन नेताओं की, और इन नेताओं के नीचे जो काडर है उसकी भी है, लेकिन ये अभिव्यक्ति की आजादी बाकियों पे क्यों नहीं लागू हो रही, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जिन लोगों ने टोहाना के अंदर इस प्रकार के हिंसात्मक कार्य करे थे, आपको किसी ने गलत बोला है, आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करें। आप उनकी गाड़ी के ऊपर लठ मारे, उनके शीशे टूटे, उनके स्टाफ के लोगों के गर्दन में कांच घुस जाए, कल को वो मर जाता, उसका जिम्मेवार कौन? क्या राकेश टिकैत या सरूनी नहीं है? बिल्कुल है। दूसरी चीज, जहां तक ये जो दिल्ली से शिफ्ट करने की बात है, देखिए जिस समय भी होता है ये दोनों के दोनों कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं। इनको आपस की लड़ाई जो है पहले वो तो संभाल लो कि बड़ा कौन। चरूनी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, राकेश टिकैत अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने 2016 में भी देखा था कि जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति आके हरियाणा को जलाने की पूरी कार्रवाई करके गया, उनमें से भी कुछ एलिमेंट इन्होंने साथ लिए हुए हैं। तो ये एक इस प्रकार का सत्य है। ये किसान के पीछे छुप के उसके कंधे से गोली चला रहे हैं, बाकी काम इनका यही है। रमन जी, अगर आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन में कुछ राजनीतिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और कुछ ऐसे निश्चित लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं, उनमें भ्रम पैदा कर रहे हैं और फिर उन्हें आंदोलन में शामिल कर रहे हैं, मेरा फिर भी सवाल यह है कि माना कि आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन उसका नुकसान भी तो आप ही को उठाना पड़ेगा। और 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, वहां कहीं इसका खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जो 90% से ज्यादा किसान हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूं, लेकिन उससे पहले कपीश जी से मैं पूछ लूं। कपीश जी, बार बार किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि समूचा विपक्ष इकट्ठा हो गया है किसानों को भड़काने के लिए? सीधी सी बात है कि डे ऑफ फर्स्ट से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस आंदोलन को क्रश करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप की बात कर रही है, जबकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि सारे राजनीतिक दल अपने अपने स्थान से इनको मॉरल सपोर्ट केवल कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इनके पास तमाम एजेंसियां, कौन उकसा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये आप साबित कर सकते हैं। किनके साबित, आपको क्या दिक्कत है? और तीसरी बात ये है कि जिनके लिए आपने कानून बनाया, अगर वो कहते हैं कि हम कानून नहीं मानते और हम नहीं चाहते कि हमारे लायक नए कानून है, ये केवल आपने क्रोनिकल कैपिटलिज्म के तहत जो है चंद व्यापारियों के लिए जो आपके पॉकेट के हैं उनके लिए आप ये कानून बना करके लाए हैं, तो आपको हटा लेने में हर्जा क्या है? दूसरी बात, हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि मलिक साहब जिन किसानों से बात करते रहे, जिनकी सरकारें 14 राउंड की बातें की हैं, उनको ये अभी कभी किसान मानते हैं, कभी नहीं मानते, कभी खालिस्तानी बता देते हैं, कभी एक्टिविस्ट बता देते हैं, कभी आंदोलनजीवी बता देते हैं। तो पहले तो यही तय कर लें कि वो है क्या, क्योंकि अब तक जो है 1 साल के इस आंदोलन में ये तय नहीं कर पाए। आज तक भारत में इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला, और राजनीतिक दल के तो बूटे का नहीं है कि जो साल भर से ज्यादा चला। ये तो किसानी है जो देश बचा सकता है, वो देश बचाने की कवायद कर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। अब आपने देखा कि आंदोलन जो है हमें
एक लोकतंत्र के तहत जो है वो एक टूल की तरह है। हाँ। क्योंकि आप अगर सत्ता के विरुद्ध कोई आवाज उठाना चाहते हैं कि हमारे लिए ये नीतियां ठीक नहीं है, तो आप कोई राजद्रोह थोड़ी ना कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र में अपना स्थान है आंदोलन। अब आंदोलन में जब कोई साल भर से रोड पर बैठा हुआ है और केवल सरकार ये कहती है हम एक फोन कॉल दूर हैं और आज तक वो 365 दिन में कॉल नहीं आ पाया, तो ये सोचने वाली बात है कि ये सरकार है कि तानाशाह है, क्या कर रही है। ये तो यही समझे कि अपने ही किसान, जिसने कि 400 अपने लोगों की शहादत दे दी इस बॉर्डर पर बैठ करके, 6 महीने से ज्यादा किसानों को हो गया है सड़क पर बैठे बैठे। धरने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह दिए जा रहे हैं और कई किसानों की मौत भी इस दौरान हो गई। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, एक किसान तो वो होता है ना जो खेत में जाता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मेहनत की अपनी रोटी खाता है, और कई बार क्योंकि खेती बाड़ी तो बहुत दूर एरिया में फैली होती है ना, कई बार जो घर के मेंबर्स होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो मजदूरों को बुलाना पड़ता है कि खेती में हाथ बढ़ जाए। ऐसे में जब सभी किसान दिल्ली या अलग अलग जगह इकट्ठा हो गए आंदोलन के लिए, तो फिर खेती बाड़ी का क्या, उस नुकसान की भरपाई किसान कैसे करेंगे, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्या किसान जानबूझकर अपना नुकसान कर रहे हैं या किसी के भड़काने और बहकाने पर पहुंच रहे हैं? देखिए रचना जी, ऐसा है कि ये जो कुछ हजार लोग हैं ना, यही पूरे भारत के किसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, हाँ। पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो लगभग 60 करोड़ के ऊपर किसानी करते हैं, खेती करते हैं और किसान लोग हैं। तो आपको कहीं बॉर्डरों पे दिल्ली के अंदर कोई 60 करोड़ या 1 करोड़ लोग नजर आए हैं क्या? हाँ। तो ये कुछ लोग जो राजनीति करना चाहते हैं किसानों के कंधे पे, मैं तो इनको कई बार संदेह होता है कि ये लोग वास्तव में किसान है भी है या नहीं है, वास्तव में इनको किसानों की परवाह है भी या नहीं है। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं रचना जी, समझिएगा बात को। किसी आदमी के पैर में प्रॉब्लम है, पैर में दर्द है, वो डॉक्टर के पास जाकर के ये तो नहीं कहेगा डॉक्टर साहब मेरी टांग काट दीजिए। हाँ। वो जाकर के ये कहेगा डॉक्टर साहब मेरी टांग का इलाज कीजिए। ये जो किसान नेता है ये जाकर के सीधा सरकार से कह रहे हैं कि हमारी टांग काट दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी टांग का इलाज कीजिए। अब अगर तीसरी बार में गैंग्रीन हो जाएगा तो उसकी जान बचाने के लिए टांग काटनी पड़ेगी। श्रीमान जी, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। कपिल भाई डॉक्टर नहीं है, नहीं कपिल भाई डॉक्टर डिसाइड करेगा कि टांग काटनी है कि बिना काटे इलाज हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कपिल भाई, आप मेरे को बात को समझिए। हमें डॉक्टर के पास जाकर के केवल अपनी प्रॉब्लम बतानी है, उसके बाद में डॉक्टर डिसाइड करेगा हमें कौन सी दवाई देगा, इलाज करेगा, टांग काटेगा, प्लस क्या करेगा। भाई समझिए आप इस बात को। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा मेरे को धैर्य से सुन लीजिए। अच्छा निरंजन जी, मुझे लगता है कपीश जी को लग रहा है कि जो नए कृषि कानून बने हैं ये गैंग्रीन है। आपने कहा ना कि पांव में अगर कुछ होगा तो डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, कपीश जी कह रहे हैं नहीं गैंग्रीन होगा तो पांव कटवाना पड़ेगा। इसी बीच बड़ी खबर ये कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से राकेश टिकैत के मिलने का कार्यक्रम है, और जानकारी है कि 9 जून को ममता से टिकैत की मुलाकात होगी। नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं, किसान उनके साथ हैं, और इसी मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बैठक होनी है। किसान आंदोलन का समर्थन इससे पहले कर चुकी हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, अलग अलग जगह जाकर आंदोलन किया था, तब भी टीएमसी का समर्थन मिल रहा था राकेश टिकैत को और बाकी किसानों को भी। इस बीच बड़ी खबर, 9 जून को ममता बनर्जी राकेश टिकैत के बीच मुलाकात होगी। नए कृषि कानूनों को लेकर ही आगे की रणनीति पर जाहिर तौर पर बातचीत दोनों के बीच में होनी है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, और इसी बीच इंद्रजीत सिंह टीटू प्रवक्ता हैं आरएलडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत जी, किसान अगर 6 महीने से ज्यादा सड़कों पर हैं तो इसकी वजह आप क्या पाते हैं? अगर सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो बातचीत के लिए थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाने की भी जरूरत है। सरकार कहती है बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान कहते हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बातचीत होती क्यों नहीं, समाधान निकलता क्यों नहीं? जो बार बार सरकार कहती है कि किसान नहीं है तो कोई और है, ये तो राजनीति से प्रेरित हैं, ये तो लोगों के भड़काने पर हैं, इस विवाद से भी तो मुक्ति मिलनी चाहिए। किसान अपने जान गंवा चुके हैं। जिस परिवार का सदस्य चला जाता है, जरा उससे पूछ के देखिए उसके परिवार के साथ क्या होता है। रोड पे किसान पड़ा है, हमारे घर का बच्चा अगर 2 दिन के लिए घर से बाहर गया हो, माँ रात सो नहीं पाती है। समझो, सरकार की अभी मंशा नहीं है, सरकार अभी इनका
जो मॉरली इनको तोड़ना चाहती है कि इनका मॉरल टूटे और इनकी हिम्मत टूटे। लेकिन किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जिसने हमारा लालन पालन कर रहा है, सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर रात तक के हमारा इंतजाम करता है। आप देखिए कोरोना काल चल रहा है, हम लोग पिछले जो अपने घरों में बैठे हैं, आज हमें दूध, अन्न, पानी, अनाज, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे लिए अन्नदाता पैदा नहीं कर रहा है? इतना कर्ज है हम लोगों पे अन्नदाता का कि हम सारी जिंदगी इस किसान का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास, कृषि मंत्री जी के पास हर चीज का इलाज है। हम यहाँ पे भारत में वैक्सीन पैदा कर सकते हैं, विदेश में वैक्सीन दे सकते हैं। अभी आपने कहा इंद्रजीत जी, अभी आपने कहा कि जिस परिवार में मौत होती है उस परिवार से पूछकर देखिए जब अपनों को खोते हैं तो कैसा गम होता है, कैसा दर्द होता है। मुझे बड़ी फिक्र है किसानों की, मैं बड़ी हमदर्दी रखती हूँ किसानों से। किसान बड़े भोले और मासूम होते हैं, इसीलिए उनकी फिक्र में मुझे डर है कि कहीं उन्हें कोई जानबूझकर भड़काने और बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर हैं। क्योंकि कोरोना काल में जब खतरा इतना ज्यादा है तो क्या जरूरत है सड़क पर रहने की? या तो आंदोलन को कुछ आगे के लिए टाल दिया जाए या बातचीत के लिए आगे बढ़ा जाए। सड़कों पर रहना सोल्यूशन नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था, मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम उन्होंने ये कहा कि 18 महीने कानून लागू नहीं होगा, काफी थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। प्रधानमंत्री ने ये कहे कि जब तक हमारी और किसान भाइयों की, आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चे की आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, समय सीमा कोई नहीं है, हम इसको जब तक होल्ड करते हैं। जब आपने 18 महीने होल्ड करा है और आप किसान की मदद करना चाहते हैं, आपके अंदर दर्द है, आपके अंदर भावनाएं हैं। आपने देखा राज्यसभा मेंबर में, राज्यसभा में आपने कई बार भावुक होते हुए टीवी चैनल पे मन की बात में आपने प्रधानमंत्री जी को भावुक होते देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये किसान के ऊपर किसान चले गए हैं, किसान आज सड़कों पर है, ये सर किसी को अच्छा नहीं लग रहा। रमन जी, जब किसान सड़कों पर हैं, किसानों से पूछते हैं तो कहते हैं कि कोरोना का खतरा क्या है, घर जाएंगे वैसे भी मरेंगे, तो यहाँ कोरोना में भी हम मरने को तैयार हैं। उनसे पूछा जाए तो सीधा कहते हैं हम तो शहीद होंगे। क्या सरकार भी बेफिक्र हो गई है? क्या सरकार भी नहीं चाहती कि किसानों को सड़कों से हटाया जाए? उन्हें भी सुरक्षित रहने का अधिकार है, वो भी इस खतरे के दौर में। नहीं, किसानों ने तो चिट्ठी लिखी है। रमन जी, मैं आपके सामने 3-4 बिंदु रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो एसपी के प्रवक्ता बोल रहे थे ना जी, इनका प्रदर्शन और लोकतंत्र पे इतना विश्वास है कि अयोध्या के अंदर 1990 में मुलायम सिंह यादव ने जलियांवाला बाग बना दिया था, सरयू लाल कर दी थी, आपको याद रहना चाहिए। इनका इतना विश्वास है। दूसरी चीज, जो ये कोरोना काल के अंदर सबको ये बोलते रहते थे चरूनी और राकेश टिकैत कि कोरोना फरोना कुछ नहीं होता, अपने आप टीके लगाते हैं, अपने आप होटलों में रहेंगे, अपने आप 5 स्टार फैसिलिटी लेंगे, अपने आप 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी में रहेंगे, और जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको कैसे हालात में रखा हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। तीसरी चीज सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं कि आपने इस देश के अंदर अभी फ्री मार्केट का पहला एग्जाम्पल जब आप देख रहे हैं किसान को, सरसों के साथ जिस प्रकार से किसान को लाभ मिला, उसका क्या। एक और चीज आपके समक्ष रखता हूं, चाहे वो 1200 रुपए के कट्टे के ऊपर के साथ 1200 रुपए की सब्सिडी देकर यूरिया देने का मामला हो, डीबीटी के थ्रू किसान को सीधे देने का मामला हो, इंश्योरेंस का मामला हो, उनको 5 लाख की इंश्योरेंस जो ये गरीबों को सर मुझे कोई डाउट ही नहीं देना है। रमन जी, मुझे कोई डाउट ही नहीं है किसान के लिए हो रही है। रमन जी, मुझे कोई डाउट, जैसे अभी रमन जी मैं वही कह रही हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं। बीजेपी किसानों के लिए काम करती है, मैं मानती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा किसान नेता सिर्फ किसानों को भड़का रहे हैं, खुद तो अपना प्रोटेक्शन में रहते हैं। दो चीजें जी, लेकिन सर देश की है ना सरकार, तो इन किसानों के लिए भी सरकार होनी चाहिए। मैडम मेरी गुजारिश है, सुनिए जी। ये जो कथित किसान नेता हैं, ये नेता तब बनते हैं जब इनके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स हों। ऐसा तो नहीं है कि इनके फॉलोअर 0 होंगे, नहीं तो नेता ही ना कहलाते। तो ये जो कथित किसान नेता हैं, ये अपने मुट्ठी भर लोगों के साथ हैं। कुछ लोगों को इन्होंने बरगलाने में कामयाबी हासिल करी, लेकिन
इनके अपने गांव देहात से राकेश टिकैत जी के वहां से भी तो बहुत सारे वीडियो आए हैं जहां पे उन्होंने इनको थू करा है। और एक और चीज आपके समक्ष रख देता हूं, ये सारी की सारी प्रोटेस्ट यूपी में क्यों नहीं होती राकेश टिकैत की? क्योंकि दो ही वजह हो सकती है, या तो न्याय का डर और या दूसरा कि नरेश टिकैत उनको वहां घुसने नहीं देते। तो वजहें पॉलिटिकल हैं, आपको समझना पड़ेगा। चरूनी जी और राकेश टिकैत दोनों इस समय लगे हुए हैं हरियाणा के अंदर अपनी रमन जी मैंने आपकी बात सुनी। आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्यों इस तरीके का प्रदर्शन नहीं हो रहा। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं दिल्ली में, देश की राजधानी में हम प्रदर्शन इसलिए करना चाहते हैं ताकि सरकार पर दबाव रहे। ये उनका अपना पक्ष है। सर एक सेकेंड, आप कह रहे हैं किसान नेता सिर्फ किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। सर वो भोले भाले मासूम किसान जो उनके कहने पर सड़कों पर बैठे हैं, उनकी जान को खतरा है। सर देश की सरकार है ना, केंद्र सरकार, जिम्मेदारी पूरे देश की होनी चाहिए, देश के हर नागरिक की होनी चाहिए। आप लोग पहल कीजिए ना, उनसे जाके बात कीजिए, समझाइए, घर भेज दीजिए। सर रचना बहन, मैं बार बार ये जो घर भेजने की बात है ना, ये भी मैं आपके साथ करता हूँ। हाँ। आपने अभी एक ब्रेकिंग न्यूज बताई थी कि जी ममता बनर्जी से मुलाकात होगी जी। तो क्या वहाँ ममता बनर्जी से एपीएमसी लॉज और किसानों के जिस तरह से हरियाणा में 23 फसलों के ऊपर 12-13 फसलों के ऊपर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं एमएसपी पे, क्या वहाँ पे वो एमएसपी पे करने की बात करेंगे? एक विषय। दूसरा विषय जो आप बात कर रही हैं कि घर क्यों नहीं भेज देते, मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी, और हम हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये बोला कि आप यहाँ पे बैठे हुए कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि कोरोना काल को टल जाने दीजिए, आप वापस आके दोबारा आंदोलन इसी प्रकार इसी जगह चालू कर लीजिए। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमारे को गाली देनी है, हमारे विरोध में करना है, हमको कोई दिक्कत नहीं। और यही मैं बार बार कहती हूँ, जब सरकार की तरफ से भी आश्वासन मिल रहा है 18 महीने चलिए नहीं इसे लागू करते हैं। हाँ निरंजन जी, आपसे मैं बात करूंगी, पहले मैं कपीश जी से पूछ लूं। कपीश जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बड़ा किसानों के हमदर्द बनते हैं, बड़ा किसानों के साथ चलने की बात करते हैं। अब कोविड काल में जब सड़कों पर हैं तो अखिलेश यादव को दिल में दर्द नहीं हो रहा, तब आप लोग सामने नहीं आएंगे, तब आप लोग समझाएंगे नहीं, जो रमन जी भी कह रहे हैं। मैं अग्री करती हूँ, अभी फिलहाल घर लौटिए ना, जब कोविड कम होगा तो बात हो जाएगी। रचना जी, सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दें कि किसानों की ही ये पार्टी है जो समाजवादी पार्टी, गरीब और मजलूमों की पार्टी है। लेकिन हमारे जो मित्र हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता, नहीं हर पार्टी ये दावा करती है कपीश जी, आरएलडी कहेगी किसानों के नेता हैं, समाजवादी पार्टी कहेगी किसानों के नेता हैं, बीजेपी कहेगी किसानों के नेता हैं, किसान तय कर लेंगे। बाकायदा किसान वही है उनके पास, ये क्यों इस बात को नहीं समझना चाहते? भाई बहुत सीधी सी बात है कि जब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि किसान नेता जो है वो बड़ी बड़ी एयर कंडीशनर गाड़ी से चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या उद्योग लगाई हुई है कि वो फॉर्च्यूनर से चलेगी और बाकी एंडीवर से चलेगी और बाकी लोग नहीं चल सकते? तो ये कौन सी हास्यास्पद बातें कह रहे हैं? यानी इस देश के किसानों की समृद्धि इनको खलती है, ये चीज बता रहा है। अगर दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भारत सरकार हमारी जो पाल्य है, यानी कि एक राजा जो है अपनी प्रजा के लिए पाल्य होता है, पिता के समान होता है, वो अपने बच्चों के बारे में सोच नहीं रहा है कि 400 लोगों की शहादत करा दी बिना कोरोना काल के आपने रोड पर बैठा करके, और किस मुंह से आप कोरोना की बात करते हैं कि आप घर चले जाइए? आप जिस तरीके से आंदोलन क्रश करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर मानवता और दर्द होता तो आप कहते कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और इसको खत्म करते हैं, 2 साल बाद हम फिर कानून ले आएंगे। क्यों नहीं कह देते हैं आप ही, अगर आपको अपनी जनता की जान इतनी प्यारा है? कपीश जी, मुझे तो ऐसा लगता है मानवता बची नहीं है क्या? किसी भी नेता में नहीं बची क्या? सब अपना फायदा देखते हैं, सब अपना फायदा देखते हैं। सर मैंने वो किसान देखे हैं, सर सुनिए, गांव के किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखते। सर सुनिए 40-50 लाख की गाड़ियों में किसान नहीं घूमते। मैं उस किसान को जानती हूँ जो जब बढ़ती उम्र होती है कमर झुक जाती है, लाठी का सहारा लेता है, फिर भी काम नहीं छोड़ता। मैं उस किसान को जानती हूँ जो सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखता,
बेटा रात दिन मेहनत करता है। मैं उस किसान को देखती हूँ जो अपनी बेटी के लिए तो पैसा जोड़ रहा होता है कि शादी करनी है, लेकिन खुद झीने कपड़े, घिसे हुए कपड़ों में रहता है। ऐसे किसानों को हमने देखा है जिनकी पसलियां झांकती हैं, जिनके शरीर पर कहीं भी एक्स्ट्रा मांस आपको दिखेगा नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे ही किसानों को भड़काकर, बहकाकर यहां इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन अब उनकी जान की फिक्र किसी को नहीं है, ना तो किसान नेताओं को, ना किसी पार्टी को और ना ही सरकार को। सॉरी टू से। आगे निरंजन जी से बात होगी, पहले हेडलाइंस। हरियाणा के टोहाना में लगातार बवाल है और सवाल ये कि राकेश टिकैत कह रहे हैं क्या जानबूझकर दिल्ली से हरियाणा शिफ्ट करना चाहती है सरकार इस आंदोलन को, क्योंकि दिल्ली यहां से दबाव सीधे सीधे केंद्र सरकार पर होता है और यहीं से हमें शिफ्ट करने की तैयारी है। कोविड काल में बढ़ते खतरे के बीच में भी किसान सड़कों पर हैं और यही सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, क्या जानबूझकर आंदोलन को शिफ्ट करने की तैयारी है और क्या ये बहुत जरूरी है कि कोविड काल में जान को खतरे में डालकर सड़कों पर ही किसान रहें? क्या इसे आगे के लिए टाला नहीं जा सकता? अब कपिल जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव इनिशिएटिव लें, आप लोग इनिशिएटिव लें। आपने कोविड काल में घर घर जाकर मदद भी पहुंचाई है, कोरोना किट भी दी है, ये मैं जानती हूं। आप आज ये कहिए नेशनल टेलीविजन पर कि हाँ, हम इनिशिएटिव लेंगे, किसानों की जान सबसे पहले है, वो घर पहुंचे सुरक्षित, कोविड कम हो, सरकार से फिर बात हो जाएगी। रचना जी बहुत सीधी सी आपको बात कह रहे हैं। पहली चीज तो हम आपके इन बातों का जवाब दे दें कि जो आपने किसानों के लिए कहा कि जो हड्डी और पसली देखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी लड़ाई वो एक दिन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक दिन वो अपनी हड्डी पसली वाले किसान लड़ाई निकलने के लिए निकल जाए तो उनकी आत्मा उसी दिन प्राण पखेरु निकल जाएगी। अब रह गई बात यह कि हमारे किसान में भी लघु सीमांत और हर तरह के किसान, आप ही की वर्गीकरण सरकार के द्वारा किया गया है, तो उसमें हर तरह के किसान आते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता जो अमीर किसान है जिनके पास ज्यादा खेतियां हैं, अगर वो बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं तो उनसे ऐतराज करे देते, वो भी किसान ही है और वो भी इस देश के लिए अनाज उपजाते हैं। दूसरी चीज अब मैं बात कहना चाहता हूँ, कोरोना काल के अंदर जब सरकार जो पिता के सम्मान है उसमें तो एक शब्द सुनी नहीं। हम लोग तो आज नहीं, आप जब जब कही है उससे पहले भी हम विनती करते रहे। हम लोगों के भी विनती का असर रहा है कि आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर बॉर्डर से बहुत कम जमाव रहा और बाकी इन्होंने आंदोलन अपने घर में बैठ करके अपने खेती में खेत से अनाज उपजा करके दिए। ये तो नई बात बता दी आपने। अच्छा, ये तो नई बात बता दी आपने। मतलब गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों की संख्या कम हुई है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से हुई है, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था। किसानों की संख्या कम हुई है आपकी रिक्वेस्ट की वजह से। आप किसानों की फिक्र करते हैं, अच्छी बात है, और किसान याद रखें इस बात को। अच्छा, निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन जी आपके पास आ रही हूँ। निरंजन जी, देखिए रचना जी, ऐसा है, पहली बात तो आप मेरे को बहुत कम समझ देती हैं, ऊपर से कपिश जी मेरा मुंह पकड़ लेते हैं, मेरी बात आ नहीं पाती। मैं क्यों कहता हूं इस आंदोलन को राजनीतिक प्रेरित क्यों कहता हूं, उस बात को समझिए। जो हमारे सबसे बड़े किसान नेता हुए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जो इनके राकेश टिकैत जी के पिताजी थे, उन्होंने इनसे बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। रचना जी आपने देखा होगा, ये तो उनकी छाया के बराबर भी नहीं है। और बाबा टिकैत क्या कहते थे कि भैया आंदोलन करो, जो मिल रहा है एक बार वो लेकर के घर चलो, और पाने के लिए हम दोबारा से बैठेंगे, दोबारा से लड़ेंगे। ये जो आज जो उन्हीं के जो सुपुत्र हैं राकेश टिकैत जी, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि किसानों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसलिए मैं इसको राजनीति से प्रेरित कहता हूं। और दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो काला कानून है रचना जी, ऐसा है, एक सवाल हर आदमी के मन में है, आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि सरकार इन कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रही? क्योंकि किसी भी चुनी हुई सरकार के द्वारा पारित किए हुए कोई भी कानून जो दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में अगर वो कानून होते हैं तो ये उस देश की छवि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये एक गलत परंपरा का प्रभाव होता है, क्योंकि कोई भी कानून आगे बनेगा वो कानून निरंजन जी लेकिन ये बात भी तो सच है ना निरंजन जी, लेकिन ये बात भी सच है, एक सेकंड निरंजन जी, ये बात भी तो सच है ना कि नए तीनों कृषि कानूनों में कुछ खामियां सरकार को भी लगी, जिन पर यू टर्न लिया, उनमें करेक्शन किया गया, ये तो सरकार ने भी स्वीकारा। रचना जी ऐसा है कि गलती हर चीज के अंदर और गलती को स्वीकारने वाला बहुत बड़ा होता है, मेरा ऐसा मानना है। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकारने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत सब में होनी चाहिए। इंद्रजीत जी, इंद्रजीत जी, आरएलडी तो किसानों की पार्टी कही जाती है,
क्या कर रहे हैं आप किसानों के भले के लिए? किसान मर रहे हैं कोरोना काल में या अलग अलग बीमारियों की वजह से, अलग अलग वजहों की वजह से। अब सर्दी यहीं पर गुजरी है, गर्मी यहीं पर गुजरेगी, बरसात यहीं पर गुजरेगी, ऐसे कब तक चलेगा? देखिए रचना जी, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया था और मौका भी कम मिला, मुझे 2 मिनट का मौका जरूर दीजिए जी। देखिए बात यह है, 11 दौर की बात हुई, 11 दौर की बात के बाद उसके बाद ये कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैं एक फोन कॉल दूर हूँ। हाँ। तो फिर आपस में बहस हो गई, वो नंबर आज तक नहीं आया। कोई बात नहीं, किसानों ने अपने आप को लेट डाउन करते हुए अभी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि हमसे दोबारा बात चालू करी जाए। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का 6-7 साल का कार्यकाल हो गया है, मैंने देखा हर चीज की समस्या का कहीं ना कहीं लेकिन उन्होंने हल निकाला है। किसान के भावनाओं को, किसान के दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? एक राज्यसभा मेंबर जो विधायक समारोह होता है, प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन की बात करते हुए कई बार मैंने भावुक होते हुए देखा। कोई भी हो सकता है सर भावुक, तो कोई भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री का मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री खुद किसानों को फोन करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है सर। प्रोटोकॉल नाम की भी चीज होती है। अगर प्रधानमंत्री से, अगर सरकार से बात करनी है तो किसानों को इनिशिएटिव लेना होगा ना सर, तब किसान नेता आगे आए। मलिक साहब बैठे हैं, मलिक साहब से पूछवाइए किसान को कहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है। रमन जी बता दीजिए, रमन जी बता दीजिए। इंद्रजीत जी पूछ रहे हैं कि किसान अगर सरकार से बात करना चाहें कब आए, कितने बजे आए, किससे बात होगी, तो कहाँ पे होगी? हाँ रमन जी। देखिए जो बातें, जहाँ तक बार बार ये बोला जाता है 11 दौर की बातचीत हो गई, 11 दौर की हो गई, आपको आपके चैनल ने भी बार बार कवर करा था। जब नागा पीस अकॉर्ड की बात हो रही थी तो 700 दौर की बातें हुई थी। बातचीत से हर चीज का, समस्या का हल निकलता है। हाँ। इस देश के अंदर लगभग 15 करोड़ से ऊपर लोग, परिवार जो हैं, किसानी में जो युक्त परिवार हैं, वो सरकारी जो फायदे हैं उनको लेने के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो मोटा मोटा 7 करोड़ लोग तो होंगे किसान। तो 7 करोड़ लोगों का किसानी से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमको सिर्फ एक मुट्ठी भर लोगों को देखना है या उन सबको देखना है? दूसरी बात मैं करता हूँ, देखिए आप आज भी ये लोग जो सिंगल पार्टी है ना, जो एक व्यक्ति या एक परिवार के दल हैं, वो आज भी राजा 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 बात करते हैं। हम सेवक 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 बात करते हैं। उसका एक अप्रोच का फर्क है। दूसरी बात मैं करता हूँ, ये अभी आरएलडी वाले और एसपी वाले बहुत बोल रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय यूपी के अंदर इन लोगों की मिली जुली सी सरकार चल रही थी, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष, तो तब गन्ना किसानों के क्या बदहाली और कितना पैसा रुका हुआ था, ये भी जरा सवाल का जवाब देना चाहिए। हाँ, रमन जी, एक मिनट मैडम, मेरे 4 पॉइंट है, 2 मैं कर चुका हूँ, 2 और मैं रख रहा हूँ। बोलिए। मैं बहुत जल्दी रख देता हूँ। जहाँ तक बात आती है बार बार कि ये किसान नेता हैं और ये सब कुछ, तो मेरा आदरपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर किसान नेता हैं और यही बीकेयू के नेता हैं, तो बीकेयू के नेता बीकेयू के परचम के तले लड़ लेते। एक चरूनी साहब आपके टिकट पे लड़ते हैं, राकेश टिकैत साहब आरएलडी की टिकट पे लड़ते हैं इलेक्शन, और एक बार ही नहीं ज्यादा। और लास्ट चीज बता दूं, जहां तक बात बार बार आप वापस लेने और इसकी बात कर रहे हैं, संविधान, और आप बोलते हैं कि जी गलत है और ये और वो, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो संविधान बना था उसमें भी बार बार अमेंडमेंट हुई, 100 कुछ अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो क्या बाबा साहब ने गलत संविधान बनाया था कि जिसको आप अमेंडमेंट कर रहे हैं? तो ये बोलना कि जी अमेंडमेंट किसी कानून में हो तो वो कानून की खामी है। कानून और चीजों को निरंतर एक बदलाव की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, वो संविधान में भी पड़ी। तो आप क्या बाबा साहब के ऊपर ऐसे तीखा टिप्पणी करेंगे? रमन जी एक सेकंड, रमन जी आपने जो बीजेपी को लेकर, एक सेकंड कपीश जी, एक सेकंड, रमन जी जो आपने बीजेपी को लेकर बातें कही, किसानों के हित में फैसले हुए हैं, ये मैं जानती हूँ। ये मैं पर्सनली जब गाँव के लोगों से बात होती है, बहुत ज्यादा तो खेती बाड़ी को लेकर नहीं जानती, लेकिन हाँ किसान बताते हैं कर्ज माफी हुई है इस सरकार में, गन्ने का पेमेंट वक्त से हुआ है इस सरकार में, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर घर मदद पहुंची है और जिन लोगों के पास घर नहीं थे उन्हें घर मिले हैं, और ऐसी बहुत सी चीजों का जिक्र करते हैं। और तभी से मैं मानने लगी हूं कि हाँ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसान होते हैं तो योजनाओं में भी किसान होते हैं, उन्हें फायदा पहुंचता है। अब सीधा सा सवाल ये
किसान चाहते हैं बात करना, और इंद्रजीत का ही सवाल सर, सीधा जवाब दीजिएगा, किसान बात करना चाहते हैं, कब, कैसे, कहां, किससे बात होगी, कितने बजे, कहाँ पे पहुंचना है? किसानों के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बात करना चाहें जब मर्जी चाहें, कृषि मंत्री जी से को फोन करें, उनसे समय लें और बात करें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनका विभाग जो है, जो किसानों की किसानी का विभाग होता है, वो कृषि मंत्री के पास है। आप जाइए, बात करिए। ये तीनों कानून मैं आपकी चैनल के माध्यम से आग्रह करके बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ कि ये एपीएमसी के कानून नहीं है। एपीएमसी को रद्द करने की बात कांग्रेस ने करी थी, हमने सिर्फ ये बोला है जो करारबद्ध खेती है, अनुबंधित खेती है, कोऑपरेटिव खेती है, इन सब को बिना कानून के काम करा जा रहा था। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि ये तीनों कानून जो हैं उन विषयों के लिए कानून जहां नहीं थे वहां के लिए लाए गए। सर इस पर फिर से बात कर लेंगे, कभी कृषि कानूनों पर फिर से बात कर लेंगे, अभी किसानों की बात। इंद्रजीत जी, आपकी समस्या का समाधान मिल गया क्या? रमन जी कह रहे हैं कृषि मंत्री से आप सीधा बात कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, जो कहा गया है, मैं कह रहा हूँ ये एज ए प्रवक्ता पार्टी के यहाँ पे बैठे हैं, ये किसानों के नंबर सबके पास हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं जगह तो डिसाइड करी जाएगी, कौन सी जगह, कौन सा दिन, कौन सा टाइम। ऐसे तो नंबर सारे किसानों के पास भी हैं, अपनी जरूरत के लिए तोमर साहब के पास, पीयूष गोयल जी के पास, अमित शाह जी के पास बार गए हैं। किसानों ने चिट्ठी लिखी है ना अभी 10 दिन पहले, तो उसका जवाब दीजिए। किसानों ने आपको चिट्ठी लिखी है, आप करना चाहते हैं? अरे इंद्रजीत जी, नंबर सबके पास है। कपीश जी इनिशिएटिव लेंगे क्या? कपीश जी, बहुत छोटा सा जवाब, इनिशिएटिव लेंगे क्या? सरकार भी बातचीत के लिए तैयार, किसान भी बातचीत के लिए तैयार, दोनों की बातचीत करा के समाधान करा लीजिए ना। 2022 में इलेक्शन भी है उत्तर प्रदेश में। रचना जी, बहुत सीधी सी बात है, इनिशिएटिव हम लोग आज से नहीं ले रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, किसान अपने घर जाए। 400 जाने गवा चुका है किसान, और ना उनकी जाने जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसको खत्म कराना है वो तो मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात भी है एडवोकेट, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि संविधान के संशोधन को इस कृषि कानून से जोड़ करके ना देखा जाए, क्योंकि जो संविधान के अंदर संशोधन हुए हैं उसकी जगह उसमें स्वयं छोड़ी थी बाबा साहब ने। और दूसरी बात, वो काल और परिस्थितियों के वश हुए हैं, उसमें ये कहीं नहीं था कि किसी ने आंदोलन कर करके वो संशोधन कराए हैं। लेकिन ये तो डे ऑफ फर्स्ट से इसका विरोध हो रहा है, इससे पास होने में भी संवैधानिक उपबंधों की। सर मुझे ऐसा लगता है कथनी और करनी में जिस दिन कथनी और करनी में फर्क खत्म हो जाएगा, उस दिन सब मुश्किलें ही आसान हो जाएंगी। कोई भी राजनीतिक फायदा फिलहाल न तलाशे, ये किसानों की जान पर बनाई है। जब किसान सड़कों पर हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी उनका संघर्ष चल रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, कम से कम किसानों की घर वापसी हो पाए। रमन जी, कपीश जी, इंद्रजीत जी, निरंजन पोद्दार जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, और क्या एक बहुत बड़ी वजह यही है कि दिल्ली से हटकर अब हरियाणा में शिफ्ट करने की कोशिश आंदोलन को हो रही है। ये किसान नेता आरोप लगा रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, कोशिश सबकी होनी चाहिए, जहां चाह होती है वहां राह होती है, चाहे वो किसान है या फिर सरकार। बातचीत से समाधान जरूर निकल सकता है। एक ब्रेक।